Assalamu alaikum, this is Amna and you're watching Hot Talk. अगर मुल्क के हालात को आज देखा जाए तो it wouldn't be wrong to say that we are in a state of national crisis when it comes to women's rights. पिछले सिर्फ एक साल में इतने एग्जाम्पल सामने आए हैं of violence against women. Whether we talk about domestic violence, rape, femicide, there have been headlines, gruesome headlines. यहाँ तक के instances have been trending as hashtags. What role does mainstream media play in this dire situation that we are in today, this state of emergency that we are in today? Does mainstream media, matlab television, perpetuate the situation? Yeah, does it present a very factual account with solutions and constructive narratives? इस सब पे बात करने के लिए हमने दावत दी है रोशाने जफर को। आप सब वाकिफ होंगे, रोशाने इज ट्रेल ब्लेजर। मेरे ख्याल है सलाम है ऐसी औरतों को जो कि बहुत बड़ी डिग्रीज लेके वापस आई इस मुल्क में कोई अच्छी पॉजिटिव तब्दीली लाने के लिए। She came back in the 90s with degrees from Wharton and Yale. आप ये सब पढ़ चुके होंगे, but I will repeat it. And she set up Kash Foundation, which was the first microfinancing organization established with the sole purpose of economically empowering women in Pakistan. Over the years, मेरे ख्याल है countless औरतों की इन्होंने मदद की होगी. And the most interesting part of Roshane's career is the way that she used mainstream media to actually highlight women and their problems. 2013 में we saw Rehai, which tackled child brides, child abuse. Then we saw the very successful Udari in 2016, which of course dealt with the extremely gruesome reality of pedophiles and child abuse, sexual abuse on children in the household. हमने देखी आखिरी Station, which was an anthology of 7 stories and women and their domestic problems, emotional से लेके physical तक. और इसी हफ्ते खत्म हुआ दिल ना उम्मीद तो नहीं, which we all enjoyed and we all saw as I think one of the most important drama serials to watch in 2021. Roshane, thank you so much for taking out time. I know how busy you are, लेकिन इस चीज पे बात करना इतना जरूरी था कि हम आज कहाँ खड़े हैं as women, what problems are we facing, और सबसे जरूरी चीज ये आपकी टेलीविजन से बहुत आपका you have a background in television and in entertainment and yet you do something so serious and you're the best person to tell us that what role is television playing and how does where are we going from here? थैंक यू आमना। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने थ्रू आउट दिस जर्नी दिल ना उम्मीद तो नहीं के ऊपर तबसरे भी किए, उसको सपोर्ट भी किया और इन इश्यूज़ को हाईलाइट भी किया जो बहुत ज़रूरी है। हम सबको इस वक्त ये सूरत हाल है कि मैं तो कहती हूँ ऑल हैंड्स ऑन द डेक अप्रोच करके हमें ख़वातीन के मामलात और उनके हकूक़ जो हैं उन पर बात करने की ज़रूरत है। पहले तो देखें जब मसले आते हैं तो सबसे पहले तो उस पर नैरेटिव बदलने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा वापस जाऊँगी क्योंकि आपने उडारी की बात की। जब उडारी का टॉपिक हमने पिकअप किया था तो आपको शायद याद हो उस वक्त कसूर का वो इशू फ्लेयर अप हुआ था। होता यही है, यहाँ पर इश्यूज आते हैं, फ्लेयर अप होते हैं, मीडिया उनको पिकअप करता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो जो है हम भूल जाते हैं। लेकिन जब वो इशू आया था तो हमने इस पे तहकीक करना शुरू की और एक बड़ी घिनौनी चीज सामने आई। वो ये थी कि 85% केसेस जो चाइल्ड अब्यूज के होते हैं वो जाने पहचाने लोग ही करते हैं, घरों के अंदर होते हैं। इसी तरह जब हम ख़वातीन की तशद्दुद की बात करते हैं तो ये भी घर के मामला हैं। तो अब मसला ये है कि दीज आर नॉट हैपनिंग क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं या औरतें बाहर जा रही हैं या उन्होंने कोई ऐसे गलत लिबास पहने हुए हैं जिसकी वजह से हो रहा है या कोई ऐसी हरकत कर रही हैं जिनकी वजह से हो रहा है। इट्स हैपनिंग बिकॉज हमने वायलेंस को बहुत आम कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। हमारे माशरे में तशद्दुद जो है, एक बच्चे को थप्पड़ लगाना इज नॉट सच ए बिग डील, वहीं से बात शुरू। दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो है जेंडर रोल्स के बारे में। हम क्या तवक्को करते हैं लड़की से, क्या तवक्को करते हैं लड़के से, और लड़के को हमेशा ये कहा जाता है कि वो लड़की के ऊपर हावी है
और जब हम इस नैरेटिव को आगे लेके जाते हैं, और आपने एक क्वेश्चन ये उठाया था, मैं थोड़ा सा उसकी फाउंडेशन बनाना चाहती थी कि जब हम उडारी की भी बात कर रहे थे तो उसमें बड़ा मुश्किल हो गया था कि हम कैसे इसको प्रेजेंट करें, इस नैरेटिव को। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों पे जिनसी तशद्दुद एक बहुत बड़ा लफ्ज है। हमारी जी जबान में कई अल्फाज ही नहीं होते कई चीजों को एक्सप्लेन। रेप को ले लें, अब जी आप बिल्कुल। रेप की जब कहेंगे तो आप कहेंगे ज्यादती होती है औरतों पे, मगर वो यूफेमिज्म है। डायरेक्टली हम एब्सोल्युटली। नहीं कह रहे कि औरत रेप हुई है, वायलेट हुई है। तो बिल्कुल। हमें कई बार लैंग्वेज क्रिएट करनी पड़ती है इन मसलों पर, तो यही रोल मीडिया का है। हाउ डू वी चेंज द नैरेटिव अराउंड दीज इश्यूज? और मीडिया इज फिनोमिनल, सब्लिमिनली इतना ज्यादा आपको इम्पैक्ट करता है। मिसाल के तौर पे जब आप एक औरत को दिखाते हैं कि उसको थप्पड़ पड़ा है एक जी ड्रामे के अंदर, तो हम उसको कंडोन कर रहे हैं, हम ये कह रहे जी हैं कि ये तो ठीक है, ये तो एक्सेप्टेबल है। जब जी हम एक औरत को एज अ विक्टिम दिखाते हैं तो हम ये ही कह रहे हैं कि औरत तो है ही विक्टिम, वो तो जी आके अपनी राइट्स, अपने हकूक, वो कुछ बन नहीं सकती, वो जो किस्मत के हाथों मजबूर है। जी इसेंशली ये पैगाम हम दे रहे हैं। तो ये वो नैरेटिव है जिसको मीडिया बहुत अच्छे तरीके से तब्दील कर सकता है। और हमने, चूंकि हम वी आर अ लिटिल डिफरेंट, we are not the insiders, we are not part of the whole media industry, our हम्म। role is to push the frontiers, जी कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं जो इट्स, जब आप ऐसे पैगामात देना चाहते हैं तो आप लोगों को कंफर्ट जोन से निकालने की जरूरत है। समटाइम्स यू हैव टू मेक देम अनकंफर्टेबल। ये नहीं बिल्कुल। है कि आप उनको ऐसा लगी बुझाई करके और लिपटाई करके बात बताएं कि उसका मैसेज ही ना जा सके। सो जब जी उडारी की बात आई तो अगर आप देखें उसमें हमने एक मौजू लिया जो लोग जिसमें आम बात नहीं करते थे, बल्कि हम तो ये कहते हैं हमारे मुल्क में तो चाइल्ड अब्यूज होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो बिल्कुल इंसेस्ट दफा तो उसको होता ही नहीं लेकर है। आना। बिल्कुल। बट उसको आपको फिर एज मीडिया की चूंकि हम बात करें तो आपको उसको, yes you need to make the audiences uncomfortable, but at the same time you have to do it sensitively. जी You cannot sensationalize the act. So जी it's a very tight rope that you have to that you have to walk. walk. बिल्कुल। इतना कुछ हो रहा है, there's such a variety, and it's such a terrible word to use because there's a variety of problems that women are sort of facing right now. पिछले साल या जब आपने दिल ना उम्मीद की बात शुरू की, तो how was this the subject that you thought कि अब ये वक्त है कि इस मौजू पे बात की जाए, which was human trafficking and women trafficking? जी, सो जिस तरह मैं आपको उडारी की बता रही थी, इसके पीछे भी हमने बहुत तहकीक की। इनफैक्ट हमारे साथ बहुत और पार्टनर्स भी इन्वॉल्व थे। नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन की उस जमाने में प्रेसिडेंट थी खावर मुमताज साहिबा, जो समिया मुमताज की अम्मा भी हैं, एंड Right. शी इज अ फिनोमिनल लेडी हु हैज बीन वर्किंग ऑन वुमेन्स राइट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और हम यही बात कर रहे थे इनफॉर्मली कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने चाइल्ड मैरिज पे भी कर लिया था, वुमेन्स मेंटल हम्म। हेल्थ पे भी कर लिया था, डोमेस्टिक वायलेंस पे भी कर लिया था, और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे भी कर लिया था। सो वी वर लुकिंग फॉर अ टॉपिक दैट वुड रेजोनेट और जिसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा थी। अब उसी वक्त तैयबा का केस भी हुआ था, अगर आपको याद हो, वो बच्ची जिसको बहुत मारा पीटा था, फिर जी नेबर्स ने उसको बचाया। तो जी मेरा इंटरेस्ट जो है चाइल्ड लेबर में बहुत ज्यादा हो गया था, ये जो आप जिसको डोमेस्टिक सर्विट्यूड कहते हैं। जी तो बात वहां से शुरू हुई और करते करते खावर साहिबा ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम रिसर्च करो वुमेन ट्रैफिकिंग पर। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक कह लें गहवारा बन चुका हुआ है, इट्स अ फ्लैश पॉइंट फॉर वुमेन ट्रैफिकिंग। तो जब मैंने इसको स्टडी किया तो पता ये लगा कि मॉडर्न डे स्लेवरी के बहुत से पहलू, जब हम बात करते हैं गुलामी के, तो उसमें एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, जहाँ सेक्स ट्रैफिकिंग एक रूट होता है, और उसमें हम्म। डोमेस्टिक सर्विट्यूड भी है, बॉन्डेड लेबर भी है, बहुत सी उसके पहलू। जी तो हमने दो स्टोरीज जो हैं वो पिकअप की। एक तो डोमेस्टिक सर्विट्यूड की जो जिमी की कहानी थी कि हम्म। बच्चे क्यों भागते हैं, इस पे फिर हमने बहुत से इंटरव्यूज किए, रिसर्च किए, माँ बाप से बात की, बच्चों को देखा कि क्यों बच्चे क्यों घर से जा रहे हैं। उसमें हम्म। हमने देखा एक तो गुर्बत है और एक वायलेंस है। तो वो जिमी की स्टोरी, क्यों वो भागता है, क्योंकि उसको स्कूल में भी मारा पीटा मार पर जाता है, जी बिल्कुल, और घर पे भी। और फिर वो भागता है। और ये बच्चे अमूमन अड्डों पे आते हैं, ये जो बस के अड्डे हैं। तो फिर हमने हम्म। जाकर बस के अड्डों पे भी देखा कि किस तरह बच्चे यहाँ आते हैं और फिर वो छोटे बन जाते हैं,
चाय खानों में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या कुछ जो हैं वो बेगर माफिया में हो जाते हैं। तो ये ट्रैक था। और फिर दूसरा ट्रैक जो हम करना चाह रहे थे, और दूसरा ये कि हमने यूजुअली लड़कियों के ऊपर स्टोरीज बनाई हैं, सो आई वांटेड दैट even young boys in our society are not बिल्कुल safe. बिल्कुल। So we have, we have to be responsible for our children, and as a society we are not. तो इसलिए फिर हमने एक स्टोरी बच्चे की बनाई और एक स्टोरी बच्चे की बनाई। और जैसा कि आप जानती होंगी कि इस वक्त पाकिस्तान में 25,000 केसेस इन द लास्ट फ्यू इयर्स ऑन वुमेन ट्रैफिकिंग रिपोर्ट हुए हैं। आप ये सोचें कि जो ये रिपोर्ट हुए हैं, जो अनरिपोर्टेड होंगे वो कितने ज्यादा होंगे। तो रोशाने, व्हाट इज द प्रोसेस? क्योंकि ऑब्वियसली लोगों ने देखा, जिन लोगों ने ड्रामा देखा, और हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं। एक्चुअली आई वुड लाइक टू से दैट मेजॉरिटी ऑफ समथिंग हॉट व्यूअर्स वॉच्ड दिल ना उम्मीद तो नहीं एंड लव्ड इट। तो वो सब जानना चाहेंगे मैं भी कि प्रोसेस क्या था, मतलब आइडिया आपको आया, फिर हाउ डिड यू सिलेक्ट कि लिखेगा कौन, डायरेक्ट कौन करेगा, कास्ट कौन होगी, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड ऑल ऑफ दैट? तो आमना, ये भी बड़ा हमें 2 साल लगते हैं एक प्रोजेक्ट तैयार करने में। सो इट्स अ वेरी, इट्स अ लेबर ऑफ लव, जिसमें हम बहुत टाइम लगाते हैं। तो पहला फेज तो ये होता है कि हम रिसर्च करते हैं, जिसमें हम जो सिग्निफिकेंट इदारे हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे हमें नेशनल काउंसिल फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन की बात की, इसी तरह यूएन वुमेन है, वो भी खवातीन के इशूज पे काम करते हैं। और चूंकि वो ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे थे, उनसे हमने डेटा लिया, उनसे बात की। फिर जब ये सारा डेटा हो जाता है, केस स्टडीज कलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर हम एक क्रिएटिव वर्कशॉप करते हैं, जिसमें हम एक्टर्स को भी कुछ बुलाते हैं, मीडिया से भी लोग होते हैं, रिसर्च के भी होते हैं, और स्क्रिप्ट राइटर्स भी होते हैं। तो उनको फिर हम एक दो दिन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जिसमें से हम प्लॉट और समरी और कैरेक्टर्स और कॉन्टेक्स्ट को और सेटिंग को डिराइव करते हैं। ये ड्रिवन होता है ऑब्वियसली बाय द रिसर्च दैट वी डन। तो जब हमने शनाख्त करनी थी कि किन राइटर को हमने करना है, तो ऑब्वियसली आमना के साथ हमने आखिरी स्टेशन पे भी काम किया था। एंड शी इज एन फिनोमिनल राइटर who builds real life characters. मेरे ख्याल से उनका जितना डिटेल कैरेक्टर्स पे जाती है और उनको डेवलप करने पे जाती है, that's exactly what we needed for Dil Na Umeed To Nahi, because it's a character based story. It's a story and she that also has wrote आखिरी स्टेशन भी उन्होंने लिखा था आपके लिए। So we knew we'd work with her, so it made a lot of sense that we would again join up hands and do this. तो पहला जो हमारा इंस्टेंस होता है, उसमें तो हम स्क्रिप्ट राइटर को सिलेक्ट करते हैं, क्रिएटिव वर्कशॉप करते हैं, जिसके पीछे बहुत सी रिसर्च होती है, फिर प्लॉट समरी निकलती है, और फिर स्क्रिप्ट लिखना शुरू होते हैं। जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम डायरेक्टर को भी ऑन बोर्ड ले लें। तो काशिफ इज समबडी who I had been watching for a long time. We work with some of the best directors. Pakistan में have so much talent. तो जब मैं तजामुद्दीन साहब के साथ काम कर रही थी, तो ही इज अ लैंडस्केप आर्टिस्ट। वो बहुत, अगर आप उडारी को देखें तो वो बहुत बड़ी कैनवस में बना था। उसकी जो ओवरऑल आउटलुक थी वो बहुत फर्क थी। बट आई थिंक इन माई डिस्क्रिप्शन आई वुड इमेजिन काशिफ जो है वो मिनिचरिस्ट है, वो डिटेल ओरिएंटेड है, वो हर चीज के जी, वो ग्लास कैसे रखा हुआ है, किस किस्म का ग्लास है जो उसके ऊपर डाला हुआ है, कपड़ा ऑन द टेबल वो कैसे सेट होगा। ही इज अ रियली डिटेल्ड ओरिएंटेड डायरेक्टर। सो हमें इस तरह का डायरेक्टर चाहिए था। एंड आई सीन हिज वर्क विद दर्सी जाती है सिला, एंड ही रियली डन इट वेरी, so I knew he would be able to do that. तो हमने उनसे जाके बात की, and he got very excited about the idea. At the same time, we were talking to all the channels, because we had now the plot, what they call the one ये line. बहुत बड़ा सवाल है मेरा, exactly. Why didn't the big channels come in? Why didn't? Because they had picked up your first 3 projects. मतलब पहला प्रोजेक्ट आपका मेरे ख्याल है हम टीवी पे चला था, उडारी भी हम टीवी पे चला, आखिरी स्टेशन ARY पे चला। तो why was it difficult to pitch or to sell दिल ना उम्मीद तो नहीं है, जबकि आपके पास I think you had a star cast? जी। So उसमें हमने lot of times, it's as I said, we are not insiders to the media. We are outsiders coming in, trying to push our way through and change the envelope, basically push the envelope outward. अगर आप थोड़ा सा, मैं बात टेक्निक पे करती हूँ और फिर मैं आती हूँ चैनल्स के ऊपर, just to give you a context.
देखिए हमने हर प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ टेस्ट किया। जब हमने उडारी की बात की थी तो हमने दो दो ट्रैक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जो कि पाकिस्तान में होता नहीं। यूजुअली फ्लैट लीनियर स्टोरीज चलती हैं, वो एक ही ड्राइंग रूम में या एक ही घर में होती हैं, एक ही फैमिली की होती है। तो मैंने आपसे कहा कि एहतशामुद्दीन साहब जो थे वो लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, तो हमने उनको इसीलिए एंगेज किया था क्योंकि एक तरफ स्टोरी चल रही थी गांव की और दूसरी तरफ ये बड़ी मॉडर्न अपस्केल शहर की, बिल्कुल। और उनको कनेक्ट करना, यू नीडेड समबडी हु हैड दैट बैंडविड्थ, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से किया। तो हमने तब ये टेस्ट किया मॉड्यूल कि ये कैसे काम करेगा। फिर हमने दूसरा वो टेस्ट किया जो कि एक्चुअली पीटीवी के रेनेसांस टाइम्स में हो चुका हुआ था। आपने पता नहीं नीले हाथ का नाम सुना था, वो भी आखिरी स्टेशन की तरह था, बिल्कुल। कुछ आई थिंक 6 या 7 औरतें जो एक प्रिजन की सेल के अंदर मिलती हैं और वो मुख्तलिफ जुराइम की वजह से पहुंची हुई है वहां, और वो अपनी स्टोरीज बता रही, बैक स्टोरी बता रही। बिल्कुल। तो मदीहा गौहर साहिबा ने किया था, अमेजिंग शो। और आई थिंक मुनीज़े हाशमी साहिबा जो कि हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, और मैं सॉरी मेंशन करना भूल गई कि उनका इसमें बहुत इनपुट आता है जब हम ये क्रिएटिव काम करते हैं और इनिशियल फंडामेंटल काम करते हैं। So she's our creative director and she works with us hands-on on all the development of the storyline and how the issues are to be presented. तो इसमें हमने टेस्ट किया कि क्या डिस्कनेक्टेड स्टोरीज लोगों को पसंद आएंगी, क्योंकि यूजुअली ये स्टोरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यू हैव अ सीरियल और वो चलता है, तो उसको हमने टेस्ट किया। तो अब जब जब दिल ना उम्मीद तो नहीं की बात आई, तो हम एक लीनियर स्टोरी तो कर नहीं सकते, और इसमें 2 ट्रैक्स तो चले हमने टेस्ट कर लिए थे पहले, और हमें पता था अच्छा 2 बच्चों की कहानी है, लेकिन हमें उसमें जिसे कहते हैं ना वो हुक नहीं नजर आ रहा था कि ये आगे जुड़ेंगी। तो इसमें 2 बातें हमने की। एक नया ट्रैक बनाया जो बिल्कुल अनरिलेटेड था। अब बहुत से लोगों ने कहा हमें, जब हम ये कॉन्सेप्ट लेके गए तब ये स्टोरी लीनियर थी, शुरू से होती थी, 3 स्टोरीज आती थी और फिर एंड में तो पहले तो हमें इस पे बहुत सा फीडबैक मिला और क्रिटिसिज्म मिला कि हमारी ऑडियंसेस तो बोर हो जाएंगी, वो एक से दूसरे को जंप नहीं करेंगी, कर सकेंगी, जो है आप अटेंशन नहीं दे सकेंगे और रेटिंग नहीं मिलेगी, और ये तो क्योंकि सारा खेल ही रेटिंग का है अनफॉर्चुनेटली। एक तो ये था। दूसरा ये था कि ये तो कोठे की कहानी, तो हमने कहा जी कोठे तो अब होते ही नहीं है, ये तो अब एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं, और जैसे हम दिखाएंगे, हमें पता है, हम पेमरा से पहले भी वंस बिटन ट्वाइस शाय जी, तो उडारी के वक्त भी आपको नोटिस आया था पेमरा से जी, और आखिरी स्टेशन के वक्त भी आखिरी स्टेशन की दफा भी माशाल्लाह आया था जी। तो हम तो मंजे में खुदा वाले और बहुत ढीठ हो चुके हैं। मुनीज़ा पर हमेशा ये कहती है, जस्ट लगे रहो, डजंट मैटर। हाँ, मतलब क्या जिस पर नोटिस ना आए, मतलब तो जब कश्फ का नाम आएगा तो पेमरा तो जरूर जागेगा, बिल्कुल। anyway, but coming back to the second thing was कि हमारा तो डेमोग्राफिक बहुत फर्क है। हमारी तो डेमोग्राफिक वो ऑडियंस है जो घर पे खातून है, जो सुबह खाना देकर बच्चों को स्कूल भेज कर देख रही है, तो उसके लिए तो ये कोठे की कहानी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो हमने जब उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि जी इसमें तो बहुत ज्यादा और भी है, एक मिडिल क्लास फैमिली की भी कहानी सुना रहे हैं जिसमें 3 बच्चियां हैं, so on and so forth. But that was not something that took on. तो काशिफ की ये बात बहुत अच्छी थी कि उन्होंने he was thinking very innovatively and creatively, so he said कि आप ना लीनियर ना रखें स्टोरी को। उस वक्त तक हमने 15 से 16 एपिसोड लिख लिए थे। तो फिर हम सब बैठे, आमना, मैं, काशिफ, मुनीज़ा आपा, और हमने रीविजिट किया और फिर हमने उस स्टोरी को चेंज किया। और आई मस्ट अप्रिशिएट आमना दैट शी वाज वेरी वेरी कोऑपरेटिव, और उन्होंने बहुत पॉजिटिवली सोच कर बहुत अपना जान और जिगर इस राइटिंग में लगाया और फिर उसको चेंज किया। जब हमने वो लीनियरिटी चेंज करके लेकर गए फिर से चैनल्स के पास, तो वो तो बिल्कुल नो गो एरिया बन गया उनके लिए। एक्सपेरिमेंटेशन करने की बहुत जरूरत होती है मीडिया में, और आप वही स्टोरी बार बार रिहाश करके तो नहीं दिखा सकते। फिर हम आई मस्ट कमेंड सीमा ताहिर साहिबा, हु इज अमेजिंग। जैसे उन्होंने कहानी सुनी, शी वाज कंप्लीटली सोल्ड। शी सेड ये तो डेफिनेटली स्क्रीन पे आनी चाहिए एंड वी विल टेक इट अप।
फिर हमने सिमल कास्ट का सोचा। मेरा हमेशा से ये ख्याल था कि किसी ना किसी तरह इसको पीटीवी पे हमारी प्रोडक्शंस को आने चाहिए। रिहाई के टाइम से मैं वहां के चक्कर लगा रही थी, लेकिन वो नहीं हाथ आते थे। इस बार थैंक गॉड दे वर वेरी पॉजिटिव, एंड सो इट वाज आल्सो टेलीकास्टेड ऑन पीटीवी। ऑन सो वो पीटीवी, जो हमारा बिल्कुल। पर्पस था कि ये उन लोगों तक पहुंचे, क्योंकि पीटीवी की टेरेस्ट्रियल रेंज बहुत ज्यादा है, वो दूसरों से हम्म। बहुत ज्यादा उन तक पहुंचते हैं जिनके माइंडसेट हम अफेक्ट करना चाह रहे हैं। So हम्म। that's how the story on the channels was. So it was more about the storyline, the treatment, हम्म। the way that we were presenting the issue and the issue itself. Absolutely. Rushana, do you have any facts and figures कि अब ये चौथा प्रोजेक्ट है आपका? क्या माइंडसेट चेंज होते हैं वाकई? कोई फर्क पड़ता है ऑडियंस को? या डू दे जस्ट वॉच इट एज एंटरटेनमेंट? देखा, ओ हमें यमुना पसंद है, हमें नुमान इजाज पसंद है एज एन एक्टर, हमें वहाज अली पसंद है, बिकॉज इनकी भी बहुत बड़ी फैन बेस है। या लोग वाकई स्टोरी में इन्वेस्टेड होते हैं और उससे द टेक अवे इज पॉजिटिव? क्या कोई तब्दीली आती है? These are all very important things to notice. जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया आमना। सो फॉर उडारी हमने ये प्री एंड पोस्ट असेसमेंट की थी, एंड बहुत से जो हमारा डेटा था, मर्दों औरतों दोनों को हमने असेस किया था कि सबसे पहली तब्दीली जो आई थी कि लोगों ने कहा जी हमें तो इस मौजू के बारे में पता ही नहीं था, जबान ही नहीं थी, वी डिडंट नो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता क्या है और इसकी नौयत क्या है। So awareness raising from that point. The second thing was, how do we need to prepare our children about this? जहाँ तक, so and I can quote you so many instances, जैसे लोग मेरे पास आए, random people, just I didn't even know them, strangers, women and men. I mean, it was very interesting, who came to me and said, जी उडारी हमारी कहानी थी, आपने हमें इज्जत से सर उठा के जीना सिखाया। अब मैं किसी की आंखों में आंखें डाल के कह सकती हूँ कि मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं सर्वाइवर हूँ। इसी तरह जब हम इस पे दिल ना उम्मीद तो नहीं पे आते हैं, तो बहुत से ट्वीट्स हमें नजर आए जो हम अभी कलेक्ट भी कर रहे हैं, जिसपे लोगों ने कहा कि जी हमें तो पता ही नहीं था सेक्स ट्रैफिकिंग होती क्या है, हम तो कोठे वाली को ऐसे ही देखते थे कि prostitute is a prostitute, and we never used to think of her circumstances. Then the whole issue of domestic servitude, which was the idea, how do we treat our children, and why should we be hiring children to work in our homes? So बहुत सी हमें जो फायदा इस बार हुआ वो ट्विटर के थ्रू हुआ, बाकी फीड्स के थ्रू हुआ। आप लोगों ने इतना इस मौजू के ऊपर बात की, जो फीडबैक आप लोगों को मिला, सो अवेयरनेस डेफिनेटली होती है। और फिर आप ये भी देखें कि जब एक ड्रामा सक्सेसफुल होता है तो उस मौजू को फिर और चैनल्स भी उठाते हैं, so that is an indicator that yes, people are wanting to know more about it. So that also becomes a point of success, but there's a caveat, उसको सेंसिटिवली ट्रीट करना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर एक ट्रैफिक्ड खातून की स्टोरी बता रहे हैं तो आप उसको उस तरह बताएं कि हम समझ पाए कि what her back story is, and we can associate with her, and we can understand what is wrong in our society, what do we need to change, and what's the solution. So हमारी स्टोरी लाइंस में हमेशा होप होती है, एक सॉल्यूशन होती है, एक वे आउट। Rushana, 5 years ago, you gave an interview जिसमें आपने कहा था कि the audience is not dumb, और वो लोग सास बहू से आगे भी कहानियां मांगते हैं and they want to see more. लेकिन जो हम नंबर्स देखते हैं वो ये रिफ्लेक्ट नहीं करते थॉट को बिल्कुल। ऐसे ड्रामे हैं जिनमें इश्यूज को ओवर सेंसेशनलाइज किया जाता है, ओवर ड्रामेटिक होते हैं, वही सास बहू की आपस में डोमेस्टिक एक जंग होती है, वो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। एंड मैं तो आजकल बहुत इस चीज पे बात करती हूँ, the toxic treatment of love relationships between men and women, वो इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है, लेकिन उन पे millions of views वो episodes पे आ रहे होते हैं। Do you still abide to that thought कि the audience is not dumb? या are we talking about the mass dumbing down of audience that is watching those dramas and loving them? That's a very good point again, Amna. मैं इसमें आपने love story की बात की ना, so that was another reason why we couldn't get the channels, because they wanted a love story between Sumbal and Jimmy, and we were like, no, I mean a woman who has been through this violent process, has been trafficked, is not going to fall in love and it'll be a hunky dory and they live happily ever after story. So we have to be realistic.
So coming back to your point, I still am a proponent. Okay, you give people garbage, they'll be used to have, that's what they'll be used to. But if you start testing them, and I can vouch for the fact कि हमारा दिल ना उम्मीद तो नहीं mainstream channels पे तो नहीं था, लेकिन उसका content driven following जो हुई, उससे आपको पता लगता है कि ये अभी भी इसमें बहुत potential है, और it's really the content that we develop, and then the quality of the production and how we put it forward and the storytelling. हमने बहुत important चीज जो है, देखें, आपने भाषण तो नहीं देना। अब ये अगर मैं खड़े होके भाषण देना शुरू कर दूं ड्रामों में लंबे लंबे, तो कौन देखेगा? आपने एक सस्पेंस, एक थ्रिलर, ये स्टोरी बेसिकली सस्पेंस ड्रिवन थी कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा इनके साथ, कौन अच्छा है कौन बुरा है, और बीच बीच में उनके अपने टेंशन्स थे और उनके अपने इश्यूज थे। तो आपको एंटरटेनमेंट भी देनी है, सो ये दोनों चीजें साथ साथ करनी है। अब हमारा नया प्रोजेक्ट, वी आर वर्किंग ऑन दैट आल्सो, वी स्टार्टेड द क्रिएटिव डेवलपमेंट वर्क, so that's going to be a completely different genre. So I wanted to come to that. ज्यादा नहीं बात करूंगी, लेकिन मैं बिल्कुल उस पे आना चाह रही थी, लेकिन उस पे आने से पहले मुझे ये था little bit of reflection on characters like बाबा रांझा for example. वो इतना एक इंटरेस्टिंग किरदार था। वो दैट लाइक क्रिएटिव लाइसेंस, क्या ऐसा कोई एग्जांपल था आपके आगे, ऐसा कोई बंदा था जिस पे वो चार्ट किया गया हो कैरेक्टर? Where were these characters coming from? This one was actually when we were doing the creative workshop, we derived him from Dickens, Charles Dickens. I thought so. मैंने कहा ये Oliver Twist की किसी सेट से निकला हुआ लग रहा है। Oliver Twist से ही निकला था वो, और ये हम derive करते हैं, but उसको contextualize किया अपने में, अपने context में। फिर आमना ने of course उसको रंग भरे उस कैरेक्टर में। So definitely, I mean, थोड़ा सा हमें ब्रेक भी देना था, comic relief कहीं देना। I mean, he's a very vile character, लेकिन he's an interesting character. He's not an interesting character. The other thing about our characterization in the normal frame of things in the media is कि बहुत black and white हम draw करते हैं अपने characters को, nuance नहीं। They're not really driven. They're not characters from real life. तो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अच्छी बातें भी होती हैं उनमें, और फिर वो कई गलतियां भी करते हैं, फिर वो उठते हैं। So there's a lot of gray. So that is how we drew the characters in here. I mean, there are some characters you really dislike, like the sleazy doctor. Yes. वो तो एक बहुत ही बिल्कुल। But for example, Auntie, which Nivi Appa, Nadi Siddharth Sahiba played really well. Really well. Was a character. Sometimes you felt sympathy for her, and you said, "ये बेचारी ये फंस गई है, and this is the hierarchy, and she has no space either. Now she's दलदल में फंसी हुई है, so she's a survivor." अच्छा, मैंने तो रखी की तरह आखिरी एपिसोड तक सब पे शक किया, और मेरा काफी मजाक भी लोगों ने उड़ाया कि आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। लेकिन आखिरी एपिसोड के बाद एक था कि नईम शेरवानी साहब का एंड क्यों नहीं ज्यादा ग्रुसम, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या वो इनकंक्लूसिव था, या मतलब नईम शेरवानी हो गए, या एक और कैरेक्टर थे जिनका हमें था कि ये अरेस्ट क्यों नहीं हुआ कैरेक्टर? अच्छा, हम ना इसमें देखें, भेड़िए हैं जो काले भेड़िए हम सब में बैठे हुए हैं, तो हर एक को हम पहुंचा, we can't, the point of Naeem Sherwani's character is that they are in our midst, and it is our awareness, it is our understanding that we have to improve, because they will build on our weaknesses. So Naeem Sherwani का जो कैरेक्टर है वो मेटाफोरिकल भी है, कि ये वो इंसान है जो हमें भड़काते हैं, या ये वो ही इज अ रिपोजिटरी कह लें, ये वो है जो मेल टॉक्सिक बिहेवियर या एटीट्यूड्स के नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे साथ। तो अब उनको हम कैसे संसार कैसे करें, उनको हम कैसे पहुंचाएं? तो व्हाट वी वांटेड टू शो वाज कि अल्टीमेटली जो रेवलेशन उनको नूर उल हसन के कैरेक्टर को, काजी साहब को मिलती है, दैट इज द रेट्रिब्यूशन, इफ बिकॉज ही इज एबल टू गेट आउट ऑफ दैट। So you have to take literary license. हर जगह आप vengeance को इस्तेमाल नहीं कर सकते, and there are some characters in any story that you have to the lesson has to be derived from the. Absolutely, and I have to say that I was so relieved कि आखिर में वही बात है ना, जैसे शेर ने कहा कि आखिर में उम्मीद है, and there was hope, and I don't know why the channel didn't see a love story. मुझे तो नजर आ रही थी जिमी की और अक्की की एक अपनी ही स्वीट सी एक रिलेशनशिप थी, which was very romantic, और वो हाथ में हाथ लेके जो चल रहे होते हैं in the last episode, वो था सारा कुछ। So
आपने साउंड ट्रैक खुद गाया, और मुझे पीटीवी का जमाना याद आया 90s का। और वो बार बार एक गाना जो था ना, जो ईद का एक गाना आपने गाया था 90s में, फलक पे कैसा ये चांद निकला, वो मैं भूलती नहीं हूँ। वो हम, आई थिंक वी ग्रू अप विद दैट सॉन्ग। तो हाउ डिड इट फील कमिंग बैक टू सिंगिंग? Yeah, you know, that's a very interesting story. As you know, that was something that I have always had a passion for music because I grew up. Yes, It was bit of mila how could you not? I mean, म्यूजिक जो थी दैट वाज इन आवर ब्लड बेसिकली। तो वो absolutely. मगर उसमें मेहनत बहुत दरकार थी, जिस तरह Hmm. के अगर आपने एक्चुअली इसमें क्या कहते हैं अबूर हासिल करना है तो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो Hmm. एज यू नो आई डिड इट इन स्कूल टिल आई वाज हियर, ए लेवल्स तक मैंने किया, और वो जो गाना रिकॉर्ड हुआ था ये तब उसी वक्त हुआ था। एंड देन आई वेंट ऑफ टू स्टडी, और फिर मैं वापस आ गई, मैंने वर्ल्ड बैंक में जॉब कर ली, तो समहाउ वो ट्रैक जो था वो पीछे रह गया। Hmm. Lekin about 10 years ago, I started learning again. And that was, you know, Amazing. started freshing my music again as in a Hmm. formal, well, for myself basically. तो वहां से फिर when जब हम रिहाई कर रहे थे तो मोमिना ने suggest किया, मोमिना दुरेद ने, कि आप क्यों नहीं ये गाती, why Hmm. we haven't had a duet between two women, so why doesn't first मैंने उनको कहा था कि my khala will sing. So she Hmm. said, no, we need you know, we need a juxtaposition, एक younger आवाज भी होनी चाहिए, तो you been can you do it? So that's when I did the Rihai song with my khala, Hmm. and it was quite fun and I enjoyed it. This song actually जो समी है, समी खान, जिन्होंने ये गाना जब लिखा भी, लिरिक्स भी उन्होंने लिखे, तो जो ट्यून बनाई वो मेरी आवाज को रख के बनाई। सो आई रियली रियली एंजॉयड इट बिकॉज वो Hmm. टिम्बर भी उसका वही था, टोन भी उसकी वही बिल्कुल, थी, बिल्कुल। रेंज भी वही थी। तो मुझे बहुत ही मजा आया। आई थिंक ऑफ ऑल द वंस दैट आई रिकॉर्डेड इन माय लाइफ, दिस वाज द वन दैट आई रियली एंजॉयड, क्योंकि वो मेरी आवाज के साथ हाँ, बहुत मैच हाँ, वो करता इट्स था। वेरी अनकन्वेंशनल। जी, जी। और वो हाँ। आवाज़ ज़्यादा थी, मैं उसको समी को ये कह रही थी, मैंने कहा समी इसमें सबसे जो बात पसंद आई कि वो आवाज़ को हमने ज़्यादा एम्फेसिस दिया और म्यूज़िक को कम दिया। म्यूज़िक वाज़ Hmm. व्हिच इज़ व्हाट इट शुड बी, Yes, वाज़ एन yes, अकम्पनीमेंट टू द टेनर ऑफ द वॉइस। absolutely. So that, you know, that it was like going back in time. So I really enjoyed that, और उसके लफ्ज़ भी बड़े impactful थे, और Hmm. वो it related very well to the story. Hmm. Hmm. So I actually really enjoyed it. I actually enjoyed it. Roshani, I would want you to reflect a little bit about the cast. I mean, ये given है कि कश फाउंडेशन के प्रोजेक्ट में नुमान इजाज, समिया मुमताज, ये तो मतलब है कि आपके स्टेपल्स हैं, ये होंगे, एंड व्हाई नॉट? आई मीन, क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी। आई थिंक समिया ने जो रोल अदा किया नज्जो का, इट्स इंस्पिरेशनल। ऐसी औरतें आई विश के ज्यादा ड्रामों में हम देखें। मगर कास्टिंग का क्या प्रोसेस है? और क्या जब आप स्टार्स लेके आते हैं, अब यमुना एंड बहाज हैव अ ह्यूज फॉलोइंग, तो क्या प्रोजेक्ट पे इसका असर होता है? डू यू हैव दैट इन माइंड व्हेन यू आर कास्टिंग, या यू आर ओनली लुकिंग फॉर गुड एक्टर्स? Amna, definitely casting is a very important, you know, process of the whole thing. I mean, it's a very important piece of the whole thing. तो इसमें casting, I mean, for example, मैंने यमुना को जुगनू जब उन्होंने किया था ना, I'd been watching her since then. I'm really very fond of her work, and I saw a lot of her other work, Darsi Jati Hai Sila, other stuff that she'd Mm-hmm. done, and I knew she's a very versatile actor, and we needed somebody who had looked very innocent but actually could transform roles and be Absolutely. new. And she had that, you know, that touch. तो Hmm. यमुना की तो जब सुम्बल का कैरेक्टर डेवलप हो रहा था, तो वी हैड काशिफ एंड नो all the team that we were together. We felt she could play it, and she was at that, you know, she looks so innocent, she's so good, and yet she can transform herself into multiple roles, and that's what Sumbal's role was, that she is Absolutely. what you want to see her to be. Hmm. So वो तो given था, and we were very lucky that she you know, agreed. She's, as you said, she has her own fan following, but जब उन्होंने concept सुना और काशिफ का नाम सुना, तो she's, and of course कश का भी साथ नाम था, Hmm. तो she readily agreed. Wahaj, I had seen, we had seen in that वो जो था जो ये ISPR वाला project था जिसमें वो पहले आए थे, and I thought he was a great actor, but he wasn't being you know, sort of channelized. उनके Hmm. रोल्स जो थे वो उस तरह के नहीं आ रहे थे।
So he had that sensitivity, and I knew he would do this. So then when we were looking for somebody to play that role. He just fitted Jimmy so well. और वो सदून जो थे वो, he looked like his younger He did. self He at that did. time. बिल्कुल. So it all came together. So casting, of course, is important, and of course, Samya is one of my favorite actors. She's just so What a phenomenal. brilliant actor she is. Brilliant. मैं तो I've known her as in so many roles, but I think वो जो उन्होंने ज़ेबो की माँ का रोल किया था Oof, in absolutely. Dari, Absolutely. तो Najjo had to be played by her. There was no question. There was no तो question, कुछ हाँ. होते हैं कि एक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर के साथ ही आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं जब वो Hmm. स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं और आप उनको मार्क करने लगते हैं. कुछ होते हैं फिर जो आप शॉर्ट लिस्टिंग और फिर टीम के साथ बैठकर अग्री करते Hmm. हैं. Hmm. So a lot of the actors, and of course, it was a top class, top notch cast that we I selected. mean, Numan Ijaz, Umair Rana, जी. कहाँ किस की बात करें, किसको छोड़ें? It's like amazing cast. और उमेर का भी ये था कि उनको भी मैंने पकड़ा. एक दिन we had a workshop at Kashf, so I'd asked him to be one of the speakers. So when he was talking, it suddenly struck me, oh, here's my Zulfi. He will हाँ. play this role really well because. So then I went up to him at the end and I said, Umair, thank you for your आपने बड़ी अच्छी workshop moderate की, but I have something else I want to discuss with you. So हाँ. that's how we got Umair to join in. And of course, the अल्लाह का करम है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, जिससे भी बात करते हैं, they all want to be part of our projects because Part they of know it. it's going to be a serious script with Absolutely. serious focus, और of course social message होगा उसमें. मेरी उम्मीद है कि चैनल्स भी इतना ही सीरियसली लें because we need this kind of content out on mainstream media, more of it. कुछ तो होना चाहिए. आपने कहा कि 2 साल लगते हैं ऐसे एक प्रोजेक्ट को कंसेप्शन से लेके एग्जीक्यूशन तक. And I don't want you to give away your next project, मगर कुछ हमें हिंट दें कि अब किस पे काम हो रहा है. जी, अभी हमने शुरू किया है, सो इट्स वेरी इनिशियल. उसका कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं. ऑब्वियसली इसमें ज़रा लाइटर मोड पे होगा. फ़र्क ये होगा कि पुराने जो हमारे अर्लियर स्क्रिप्ट्स थे वो बहुत रियलिटी बेस्ड थे, बहुत हिट योर गट टाइप थे. इसमें जो जॉनरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़रा फ़र्क है. इन सम वेज वी आर होपिंग टू रिवाइव द डेज ऑफ अनकही एंड कन्हैया. Oh, nice. So that I'll only leave it there. But will it Let's be? see. But I'm sure there will be a purpose behind it, right? Because Kash Foundation का project हो और ना हो. जी, उसमें आमना एक तो बहुत ज़रूरी इशू जो हमारे सामने आ रहा है वो आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त आबादी तो ऐसे बढ़ रही है और उसकी वजह से इतने मसले मसाइल आ रहे हैं. तो एक इशू जो हम उसमें डेफिनेटली पिकअप करेंगे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन एंड फैमिली प्लानिंग है. तो उसको हम कैसे पिकअप करेंगे, ऑफ कोर्स वो हम अभी डेवलप कर रहे हैं. डोमेस्टिक वायलेंस भी उसमें एक एस्पेक्ट है एंड देन वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप. ये 3-4 मौजू होंगे उसमें. और एक मौजू जो कि कोविड से रिलेटेड है वो है जो औरतों की अनपेड केयर की बात आती है, जो काम औरतें घर पे करती हैं और उसको कोई वैल्यू नहीं देता और जिसकी वजह से फिर उनकी आगे जाके मौके जो हैं वो कर्टेल हो जाते हैं. तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिसको हम सोच रहे हैं ऑब्वियसली. और जेंडर रोल्स इस वाले प्रोजेक्ट पे जो कि रिलेटेड है आजकल जो इश्यूज आ रहे हैं पाकिस्तान. How does society perceive women and how does society perceive women and why is it that this way? So Right. we're going to talk about gender roles in this and question And you just dropped 2 very big drama names. I mean, Ankahi और तन्हाइयाँ. तो I'm thinking कि ये जरा lighter note पे बनेगा drama. जी, कोशिश है हमारी इंशाल्लाह. You'll get more details, I hope, soon. But yes, that is the concept. It's going to be a much genre is completely different. जो आप कब से पहले expect अब नहीं वो होगा. It will be a little very very different. Well, we're going to wait with we're going to hold our breaths for it. Roshane, unfortunately, I want to end on a bit of a more grim note. पिछला एक हफ्ता जो है वो हमने देखा that we've been dealing with the very gruesome murder of Noor Muqaddam, and we've been talking about how easy it's become to show violence on women or to violate women
in various ways. इमोशनल से शुरू होता है, फिजिकल है, सेक्सुअल है, हर किस्म की वायलेंस औरतों पे. एंड आई थिंक नूर मुकद्दम वाज लाइक इट काइंड ऑफ हिट इट्स पीक के इससे बुरा किसी औरत के साथ क्या हो सकता है और ऐसा वो क्या कर सकती है which would make it which would justify this kind of crime against her. Coming back to mainstream media, and मुझे पता है आप ये बात कर चुकी हैं, but I want you to repeat it because ऐसा लगता है कि ये हमें बार बार बात करनी पड़ेगी. How are we normalizing violence on women on television? और क्यों जरूरी है इसको खत्म करना? आमना, देखें, आपने एक बड़ा हम सब इससे बहुत शर्मिंदा हैं और अपसेट भी हैं नूर के केस से. और मुझे सबसे दो तीन बातें इसमें जो मैं कहना चाहूंगी और फिर मैं मीडिया पे आती हूँ. पहले तो जी, जब आपके टॉप से लोग कंडोन करते हैं वायलेंस को विमेन में, तो इम्प्यूनिटी सब परपेट्रेटर्स को मिल जाती है. जब आपके ऊपर वाले लोग ही कह रहे हैं कि औरत की गलती है, तो फिर हर सतह पे वो मैसेज आता है. तो फिर एक तो ये है, यू नो, इट्स द स्टेट, आई होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग इनफ एक्शन. सेकेंड, आपकी अगर आप आ जाएं एक्सेस टू जस्टिस की बात करते हैं, तो वो भी इतना बायस्ड है खवातीन के खिलाफ. मैं आपको कन्विक्शन रेट्स बताऊं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर, वो 3 to 4% भी नहीं. जो केसेस जाते भी हैं वो 3 से 4% कन्विक्शन रेट्स होते हैं. बाकी जो है वो रद्द हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं होती जी प्रॉपर. तीसरी चीज जो इसमें, ये हमारी जिम्मेदारी. I mean, अगर आप नूर के केस में देखें, वो 3-4 दफा बच सकती थी. लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं कॉल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली? हम हमेशा ये करते हैं, हम कोशिश करते हैं वी टर्न आवर हेड्स अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम. सो या पहले क्यों नहीं लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये इंडिविजुअल जो है ये इतना वायलेंट हो सकता है? So I think we generally as a society have become too apathetic, जिसकी वजह से ये केसेस और भी बढ़. ये रिपोर्ट ज्यादा होने शुरू हुए हैं, शायद इसकी वजह से हमें लगता है कि ये बढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली अंडर द कवर्स तो ये पहले से ही हो रहा है. वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डेटा हमें बताता है कि 85% औरतें पाकिस्तान में कोई ना कोई उनको हरासा भी हुई हैं या उनको तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा. और टेलीविजन नॉर्मलाइज करता है इस सारी सिचुएशन को. जी. सो अगर टेलीविजन की तरफ आए तो वो इन्हीं चीजों को उठा के आगे पेश कर रहा है. वो ये नहीं क्वेश्चन कर रहा या इसके सोशल कॉन्टेक्स्ट और इसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में बात नहीं कर रहा कि इसकी वजह से क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है एक मैंने एड देखा था, ये इंडियन टेलीविजन पे था, आई थिंक यूनिलीवर ने किया था, जहाँ पे खामन जो है वो बीवी को मारता है. तो मैसेज ये होता है कि आगे वो दिखाते हैं कि जब बहन भाई खेल रहे हैं तो बच्चा अपनी बहन को चपेट लगाता है. मीनिंग देयर बाय कि उसने अपने बाप से सीखा और उसी आगे जाके उसने वही एक्शन किया बिकॉज ही थॉट दिस वाज द वे इट्स सपोज्ड टू बी. सो जब हम मीडिया में दिखाते हैं कि औरत के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, और देखिए ये भी याद रखें कि वायलेंस की भी बहुत सी ग्रेडेशंस हैं. एक वायलेंस है जो फिजिकल है और एक वायलेंस है जो इमोशनल है. बिल्कुल. और साइकोलॉजिकल है. तो वायलेंस की बहुत सी जो हैं शक्लें हो सकती हैं. तो मीडिया इसको जब उसी तरह पेश कर रहा है तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, ऐसे औरतों को ऐसे ही होना चाहिए और औरत चुप है. अच्छा, दूसरा जो वर्स है कि आप अगर विक्टिम है, आपको किसी ने रेप किया, तो फिर आपको उसी से शादी करनी है. स्टोरी लाइन ये है कि यू एक्सेप्ट द पर्सन रेप्ड यू एंड इट्स क्वाइट ऑल राइट एंड नाउ ही वांट्स टू मैरी यू एंड ही इज ऑब्सेसिवली इन लव विद यू, तो जी आप अब उससे शादी कर लें. तो आप क्या कह रहे हैं? व्हाट यू टेलिंग पीपल दैट इट्स ऑल राइट, यू रेप समवन एंड देन यू मैरी देम आफ्टर दैट? इट्स आई थिंक वी रियली नीड टू रीथिंक ये मैसेज जो हम दे रहे हैं इसको अब वक्त है कि हम चेंज करें. और मीडिया का रियल रोल फॉर एजुकेटिंग पीपल उस पर भी आए. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि भाषण हो, edutainment has to be the edutainment and what's bringing a smile to my face is Najjo's character और the fact कि उसने कभी थप्पड़ नहीं खाया होता काजी साहब से, और आखिर में जब वो आते भी है उसकी तरफ तो वो कहती है हाथ मेरे भी हैं, फेल नहीं करूंगी मगर पीछे भी नहीं हटूंगी. I love that. I was like, you know, yeah, you go girl. I mean, really. आप कोई तो एजेंसी दिखाए ना कि औरतों के पास कुछ तो एजेंसी है कुछ अपने लिए सही करने की, या बस सैक्रिफाइस ही करना है, उनको वफा करनी है, उनको सैक्रिफाइस करना है, उनको सास को खुश रखना है.
Absolutely. औरत की अपनी आइडेंटिटी भी तो है ना आमना, बिल्कुल उसकी अपनी भी बिल्कुल तो ख्वाब है, उसकी अपनी भी एस्पिरेशंस हैं, उनको भी दिखाएं। और ये ना सोचे, आई मीन ये क्यों है कि अगर एक औरत काम करती है तो वो अपनी फैमिली को निग्लेक्ट करेगी और उसकी अल्टीमेटली डिवोर्स होगी, ये क्यों जी। नॉर्म है जो हम एक औरत कर सकती है सब कुछ, और उसमें ये दिखाएं कि उसका खामंद उसकी हेल्प कर रहा Absolutely. है। पॉजिटिव रोल मॉडल्स। Bilkul, bilkul. As we saw in Dil Na Umeed To Nahi. Roshane, thank you so much for your time. We are looking forward to your next project. And उम्मीद है कि दिल ना उम्मीद को देख के बाकी चैनल्स भी इंस्पायर होंगे कि कोई पॉजिटिव नैरेटिव दें औरतों के लिए, उनको एज इंडिविजुअल्स दिखाएं, उनको सिर्फ 20 साल की न्यू ब्राइड्स ना दिखाएं या ऑब्सेसिवली इन लव कपल्स ना दिखाएं, उनकी पूरी रेंज दिखाएं. A little more responsibility is needed, I think. A little तो नहीं, बहुत ज्यादा responsibility की जरूरत है. We look up to women like you and we look up to organizations like Kash Foundation. ऐसा आप लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं. That I mean, good luck and warmest of wishes going out to all of you. थैंक यू सो मच आमना, एंड अगेन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और हसन को भी मेरा सलाम दीजिएगा। जी मैं बिल्कुल दूंगी. Enjoyed his his videos as well and his conversations I think it's sessions. very important to also have a man's perspective on all of this, right? Because as women, हमारे लिए तो बहुत आसान है कि हम yes हम feminism करेंगे and we will be active, but for men to come forward and say that look inside, introspect, okay, what are you जी, doing wrong? What are the men doing wrong? It's so important, and these are not isolated incidents, as the president just said a couple of days ago. They're not isolated incidents, and what a woman wears has nothing to do with the fact that a man who rapes is a criminal and needs to be punished for the crime that he has committed. Bilkul. So, again, thank you so much. And I hope that we will reconnect on your next project. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आमना।